सुप्रभात बच्चों, आप सबका अकेडमी अम्बाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक का पाठ 17 पृष्ठ संख्या 103 में विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि विराम चिन्ह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के पाठ में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। परिभाषा समझते हैं कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। विराम, ठहरना को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से प्रमुख जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण विराम, जिसको कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण विराम कब और कहाँ प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता गाना गा रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। तो ये पूर्ण वाक्य है, पूरे वाक्य हैं। इसलिए जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, विराम का चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है अल्प विराम। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पढ़ते या बोलते समय बहुत कम देर के लिए रुकना होता है, कहने का मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश इधर आओ, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं यह काम मैं नहीं कर सकता। तो जब आपने वाक्य को पढ़ा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर इन वाक्यों में बहुत कम देर के लिए रुके हैं। इसलिए इन वाक्यों में हमें अल्प विराम का चिन्ह जो है उसका प्रयोग करना है। अगला चिन्ह जो है वो है प्रश्न सूचक चिन्ह। आप प्रश्न से तो आपको पता ही है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, और उसका चिन्ह उसको समझते हैं कि कब और कहाँ प्रयोग करना है। जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए, मतलब जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और कुछ पूछना है तो वो वाक्य हमारा है प्रश्न का, और जब हम उसको चिन्ह लगाएंगे तो वो ये पता चल जाएगा कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है। कि जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जैसे आपका घर कहाँ है, तुम आगरा कब जाओगे। तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे चेहरे का भाव होता है, तो उससे हम समझ आते हैं कि हमसे कुछ पूछ रहा है। लेकिन यदि आपने इसको लिखित रूप में किसी को पूछना है तो जब तक आप प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक समझने वाले को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। जैसे ही आप वाक्य लिखते हैं उसके बाद आप प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं तो उससे निश्चित है कि ये आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि आप जब किसी से प्रश्न पूछें लिखित में तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। विस्मयादिबोधक क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आश्चर्य, दुख, भय, घृणा आदि मन के भावों का बोध कराने के लिए शब्दों के आगे हम जिन का प्रयोग करते हैं उनको विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हाय बेचारा मर गया, छी चोरी करते हो। अब हाय के आगे आपने विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया तो वाक्य बहुत ही स्पष्ट हो गया कि ये विस्मयादिबोधक जो है वो वाक्य है। जैसे हाय बेचारा मर गया, शीशी चोरी करते हो। अब हस्प्रद त्रुटि बोधक चिन्ह, ये क्या है। जब लिखने में कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे माधव अच्छा लड़का है, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि माधव बहुत अच्छा लड़का है। बहुत लिखना आप भूल गए, लेकिन आपने लिखना है, आपके जो वाक्य है यही आपका पूरा वाक्य है। तो आप बहुत लिख के जब ये इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे त्रुटिबोधक चिन्ह का,
तो ये वाक्य जो है ये माना जाएगा कि हाँ, मतलब कि अगर आप इसको अपनी किसी परीक्षा में लिखते हैं और इस वाक्य के आपके 1 अंक हैं और आप जब इसको पूर्ण कर लेते हैं तृतीयबोधक लगा के, तो आपके जो है वो वाक्य जो है उसको सही माना जाएगा और आपकी वो त्रुटि नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आपका है उद्धरण चिन्ह। अब ये क्या है इसको समझते हैं। बोलने वाले के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ। मतलब अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ, तो इससे बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि जो जो अध्यापक ने कहा वो उसी रूप में उसको लिखा गया है। तो आज की कक्षा में हमने विराम चिन्ह जो हैं उनको कहाँ और कब प्रयोग किया जाता है इसके बारे में समझा। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका अभ्यास जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।